हाय एवरीवन। आज से मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी पोएम्स है उसका रिवीजन लिया गया है। और उसका रिवीजन इस तरीके से लिया गया है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम टाइम में आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, इजीली आपको किस तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल पे ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ग्रामर के भी वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज जो राइटिंग स्किल्स है उसके भी कुछ वीडियोस है, तो आप ज़रूर देखिए, विज़िट कीजिए। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। अभी सिर्फ एक महीना बाकी है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें स्ट्रैटेजी दी गई है जिस तरीके से आप 30 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज के जो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने 2 पोएम्स को समरी टाइप में एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द अदर इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो चलो शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। एग्ज़ाम में आप जिस तरीके से अप्रिसिएशन लिख सकते हो, और अप्रिसिएशन के लिए और पोएम में से आपको कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने ये इसमें कंप्लीट ये वीडियो में कवर की है। तो चलो शुरू करते हैं। पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी है। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। जो प्रेयर है वो किस फॉर्म में है? प्रेयर के फॉर्म में है। प्रेयर के फॉर्म में है। ओके, इट इज़ द पोएम टू गॉड फॉर द ट्रू फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ये पोएम इसलिए लिखी गई है, ये पोएम की एक फॉर्म है प्रेयर का, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं भगवान को। वो प्रे करते हैं गॉड से कि उनकी जो कंट्री को है वो ट्रू फ्रीडम मिले। अभी ट्रू फ्रीडम का यहाँ क्या मतलब होगा? तो वो चाहते हैं कि जो उनके कंट्री में है वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाए। जिस तरीके से ब्रिटिश टाइम पे हमें ब्रिटिश के अंडर रहना पड़ता था, तो उससे वो क्या हो जाए? फ्री हो जाए। The poet wants his country to be free from British rule so that everyone would live fearlessly and have confidence in themselves. अब वो क्या चाहते हैं कि उनके जो कंट्रीमैन है वो fearlessly ये कंट्री में रहे। fearlessly वो कब रह सकते हैं? जब कोई उन पे रूल नहीं करेगा, तब वो फ्रीली रह सकते। तो वो चाहते हैं कि जो उनके कंट्रीमैन है वो fearlessly कंट्री में रहे और उनको खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। उनमें कॉन्फिडेंस कब होगा? जब वो फियरलेसली यहाँ रहेंगे, कंट्री में रह पाएंगे, जब उन पर किसी भी तरह का रूल नहीं रहेगा तब। द पोएट wants the country where education should be free to everyone because education can only lead people from darkness to light. जो पोएट है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि कंट्री में, वो ऐसी कंट्री चाहते हैं जहाँ एजुकेशन फ्री रहे, जहाँ हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार हो। शिक्षा कैसी हो? फ्री हो। टू एवरीवन, फ्री किसके लिए? हर किसी के लिए शिक्षा क्या हो? मुफ्त हो। बिकॉज एजुकेशन कैन ओनली लीड पीपल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, क्योंकि सिर्फ एक शिक्षा है जो लोगों को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जा सकती है, अंधकार से उजाले की तरफ ले जा सकती है। डार्कनेस टू लाइट। हिंदी में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाइए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उसके बाद he also wishes for a nation where people are not divided on the basis of caste, creed and color. और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी कंट्री ऐसी हो जहाँ क्या हो? जहाँ लोग डिवाइड ना किए गए हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लोगों में डिवाइडेशन ना हो या लोग डिवाइड ना हो। वो ऐसी कंट्री चाहते हैं। वेर एवरीवन वुड बी ट्रूथफुल, जहाँ हर कोई सच्चाई का साथ दे, सच बोले। वेर पीपल वुड वर्क हार्ड एंड गिव देयर बेस्ट टू अचीव देयर गोल्स ऑफ परफेक्शन, जहाँ हर इंसान हार्ड वर्क करे। क्यों? तो वो अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए वो हार्ड वर्क करे और जो कोई भी उनका गोल हो वो अचीव कर सके। He doesn't want his countrymen to believe in old
सुपरस्टिशंस, बिलीव्स नहीं है होगा यहाँ पे, ओके। ओल्ड सुपरस्टिशंस, वो नहीं चाहते कि उनकी जो कंट्री मैन है वो ओल्ड जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। वो ऐसी चीज़ों पे वो नहीं चाहते कि उनके जो लोग हो वो पहले जो ऐसे माना जाता है, इस तरीके की चीज़ों पे को माना जाता है, उस तरीके की चीज़ों को पर वो यकीन करे, वो नहीं चाहते हैं। ही प्रेज टू गॉड सो दैट हिज कंट्रीमैन शुड हैव ब्रॉड माइंडेड आउटलुक। वो चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन का जो आउटलुक हो वो ब्रॉड माइंडेड हो, वो हर तरीके से सोच सके, हर तरीके से किसी भी चीज़ को हर तरीके से सोचे और फिर वो अपना डिसीजन ले। He requests to God to guide his countrymen into the heaven of freedom where all that he has prayed come true, okay। यहाँ पे comes का स्पेलिंग COME आएगा, ओके। वो चाहते हैं कि वो भगवान को रिक्वेस्ट करते कि वो ऐसी कंट्री चाहते जहाँ जो कुछ उन्होंने अभी तक कहा है ऐसी वो कंट्री चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने अभी तक भगवान से प्रे किया है उसी तरीके की कंट्री उनके कंट्रीमैन को मिले। He wants an ideal freedom for the country and not a merely political freedom। वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री को रियल फ्रीडम मिले, जहाँ हर कोई फ्रीली जी सके और सिर्फ दिखावे के लिए फ्रीडम ना हो, लेकिन इन सच्ची में जैसे कि जिस तरीके से इंसान जीना चाहता है और जैसी ज़िंदगी उसको मिलनी चाहिए उस तरीके की उनको ज़िंदगी मिले, इस तरीके की कंट्री रविंद्रनाथ टैगोर अपने कंट्रीमैन के लिए चाहते हैं। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ऑल द वर्ल्ड स्टेज द पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो ऑल द वर्ल्ड स्टेज ये पोएम है वो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अ पोएट कंपेयर्स द एंटायर वर्ल्ड इनटू स्टेजेस। तो जो पोएट है वो क्या करते हैं, जो एंटायर वर्ल्ड को है वो स्टेजेस में बांटते हैं। ऑल द मैन एंड वुमेन हैव बीन रेफर्ड एज एक्टर्स। और हर इंसान, हर मैन और वुमेन वो क्या है? एक्टर्स है जो ये स्टेज पे काम करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड को उन्होंने स्टेज से रिलेट किया है कि ये पूरी दुनिया जो है वो क्या है? स्टेज है। और यहाँ पे रहने वाले जो मैन और वुमेन है वो क्या है? ओनली एक्टर्स है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज डिफरेंट रोल्स। वो क्या कहते हैं कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में बहुत अलग अलग रोल प्ले करता है। इन द पोएम 7 स्टेजेस ऑफ मैन आर टर्म्ड एज 7 एक्ट्स। जो पोएम में है वो 7 स्टेजेस के, लाइफ के 7 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। जो 7 स्टेजेस, मैन एक 7 स्टेजेस से जाता है और किस तरीके से हर इसमें वो अलग तरीके से परफॉर्म करता है वो ये कहते हैं। उसके बाद दी फर्स्ट स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी। जो फर्स्ट स्टेज है वो किसकी है? इन्फेंट की स्टेज है। जब वेर बेबी क्राइज एंड वॉमिट्स इन द आर्म ऑफ नर्स। जहाँ जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, वो नर्स के हाथों में होता है और वो क्या आर्म्स में होता है और वो रोता है और वोमिट करता है। जो सेकेंड स्टेज है वो एक स्कूल बॉय का स्टेज है। जब वो स्कूल बॉय होता है और वो हमेशा कंप्लेन करते रहता है किस चीज़ के लिए? कि स्कूल बैग के लिए, पेंसिल, रबर और स्कूल जाने के लिए, जो हमेशा कंप्लेन करता है। तो सेकंड स्टेज जो है वो किसकी है? एक स्कूल बॉय की है। थर्ड स्टेज है तो वो किसकी है? ऑफ अ लवर। द थर्ड स्टेज इज ऑफ अ लवर, जहाँ वो क्या करता है? लव सॉन्ग्स लिखता है। किसको सोचकर? अपनी लवर के बारे में सोचकर वो लव सॉन्ग्स लिखता है। इन दी फोर्थ स्टेज में वो एक सोल्जर की तरह काम करता है, रोल ऑफ अ सोल्जर, वेर ही इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग एज ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। वो फोर्थ स्टेज में सोल्जर की तरह काम रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो खुद को प्रूव करने के लिए कोई भी हद तक गिर सकता है और खुद को प्रूव करने के लिए वो कुछ भी करेगा। He also grows beard to prove a manliness। यहाँ पे वो दाढ़ी भी ग्रो कर लेता है।
ही इज़ फुल ऑफ जेलेसी एंड ऑल्सो फाइट्स फॉर हिज ऑनर। यहाँ पे 4th स्टेज में वो खुद के लिए फाइट कर सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है, मीन्स खुद को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ उसमें जेलेसी होती है, जहाँ वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी के साथ भी फाइट कर सकता है और खुद को प्रूव करने के लिए किसी के साथ भी फाइट कर सकता है। इन दी नेक्स्ट स्टेज ही टेक्स अ रोल ऑफ अ मिडिल एज्ड मैन। और जो नेक्स्ट स्टेज है 5th स्टेज, वो कौन सी है? मिडिल एज्ड मैन की स्टेज है। हिज अपीयरेंस चेंजेस एज ही हैज़ अ पॉट बेली। उसका अपीयरेंस चेंज होता है, जहाँ पे उसका पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है या पेट निकल जाता है। सीरियस आइज और फॉर्मल बियर्ड, और वो एक फॉर्मल सी ज़िंदगी, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं आफ्टर 25-26 और आफ्टर गेटिंग मैरिड, जिस तरीके से हम लाइफ जीते हैं उस तरीके की एक फॉर्मल लाइफ जीने लगता है। नाउ ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही हैज़ बिकम फुल्ली मेच्योर्ड पर्सन। अभी ये उनके लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं, जहाँ उनको उनके खुद के बच्चे होंगे और उनसे भी उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। ऐसे लाइफ के उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं और वो एक फुल्ली मेच्योर्ड पर्सन बन चुके हैं। 6th स्टेज है, 6 स्टेजेस ऑफ अ ओल्ड मैन हु इज़ फॉरगेटफुल। ही नीड्स स्पेक्टेकल्स ड्यू अ वीक आई साइट। अभी जो 6 स्टेज है वो एक ओल्ड मैन की स्टेज है, जहाँ वो चीज़ें भूलने लगते हैं, जहाँ उनको स्पेक्टेकल्स की जो स्पेक्टेकल्स है या ग्लासेस बोल सकते हो या ऐनक बोल सकते हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी आई साइट जो है, आंखें कमज़ोर हो चुकी है और उनका स्किन लूज पड़ गया है। He wears trousers which he has saved from his youth and it does not fit him now as his legs are thin. वो अब वो ट्राउजर्स पहनना चाहते हैं जो उन्होंने जब वो यंग थे तब उन्होंने संभाल के रखे थे कि कभी तो भी मैं ये पहनूंगा, लेकिन आज जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो क्या बन चुके हैं, उनके पैर थिन हो चुके हैं। His voice has been reduced and sounds childish. उनका जो आवाज़ है वो भी धीमा हो चुका है, या वो अभी उनका जिस तरीके से पहले आवाज़ निकलता है, जिस तरीके से ज़ोर से बात करते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में हमारी आवाज़ अपने आप कम हो जाती है और उनका जो आवाज़ है एक चाइल्ड की तरह आता है, एक छोटे बच्चे की तरह आता है। He enters the last stage of his life where he is very old like a child and lost his eyesight, taste, memory and teeth. और जो लास्ट स्टेज है वो फिर से एक चाइल्ड की स्टेज होती है, अगेन टू चाइल्डहुड, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है वो फिर बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, तो हम उसे सेकेंड चाइल्डहुड बोल सकते हैं। तो जिसमें उसकी आई साइट पूरी तरीके से जा चुकी है, जहाँ उन्होंने मेमोरी लॉस हो गई है और टेस्ट भी लॉस हो चुकी है और उनके अभी दांत भी जो टीथ है वो टूट चुके हैं या गिर चुके हैं। तो इस तरीके से 7 स्टेजेस है लाइफ के। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।